हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को स्टूडेंट वीज़ा तो किसी को पीआर नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, मैं वलान और आज की वीडियो में हम चेकआउट करेंगे स्टूडेंट वीज़ा या कोई और वीज़ा की प्रोसेसिंग के इंतज़ार में ज़िंदगी बर्बाद। तो देखने में ये आ रहा है कि कई लोग वीज़ा प्रोसेसिंग के नाम पे अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे, लाइफ वेस्ट कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे और जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो एज में आ सकते वो अपॉर्चुनिटीज़ जाने दे रहे अपने हाथ से। और क्या सिचुएशंस है ये चीज़ होने के और क्या बड़े मेजर फैक्टर्स है ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम एसेस करेंगे। 4 मेजर फैक्टर्स है ये सिचुएशन में आपको लेके आते हैं और या मेजर लोगों को लेके आ रहे हैं जो लोग वीज़ा प्रोसेसिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 4 मेजर फैक्टर्स है तो और सबसे बड़ा फैक्टर है इनएलिजिबिलिटी। तो कई बार ऐसा हो रहा देखने में आ रहा कि कई लोग एलिजिबल नहीं है वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा हो या कोई कंट्री की परमानेंट रेसिडेंसी हो या कोई विजिटर वीज़ा हो, कई वीज़ास कुछ भी कोई भी वीज़ा हो सकता। तो कई वीज़ास के लिए लोग एलिजिबल नहीं है और वो एलिजिबल नहीं रहने के बाद भी वो वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं। एक बार ट्राई कर रहे, 2 बार ट्राई कर रहे या 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक ट्राई करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा, ड्यूरिंग दैट टाइम ये लोग कुछ और कर रहे भी नहीं, तो इसमें वीज़ा प्रोसेसिंग के चक्कर में अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दे रहे ड्यूरिंग दैट टाइम। कई लोग स्टडीज़ टेकअप नहीं कर रहे, इंटरमीडिएट के बाद वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे और बैचलर्स के 2-3 साल तक उनके साथ के दोस्त पढ़ने में बिजी है और ये लोग वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं और इनका वीज़ा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे आप इनएलिजिबल है और अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दे रहे हैं, तो आपका वीज़ा भी नहीं लग रहा और आप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर दे रहे हैं। तो गौर करना चाहिए कि पहले अच्छे से असेस करें कि आप एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल नहीं है तो आप अच्छे से कई 2-3 एजेंट्स के पास जाएं और एलिजिबल कैसा हो सकते उसके लिए वर्कआउट करें। और ज़रूरी नहीं है कि अर्जेंटली वीज़ा लगना, 1 या 2 साल के बाद या 6 महीने के बाद भी आपका वीज़ा के लिए आप ट्राई कर सकते हैं एलिजिबल होने के बाद। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होना कैसा होना वो चेक करके आप फिर अप्लाई कर सकते साल या 2 साल बाद। तो कुछ अर्जेंट नहीं है। तो इससे हम जाते सेकंड मेजर फैक्टर पे। सेकेंड मेजर फैक्टर है अर्जेंट वीज़ा प्रोसेसिंग। हर किसी को अर्जेंटली ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है या यूके जाना है या कोई भी कंट्री है जाना है और अर्जेंटली वीज़ा होना। तो अर्जेंट की वीज़ा के चक्कर में कई बार आपका डेस्परेशन लेवल इतना बढ़ जाता। कई लोगों को अगर आप पूछे वीज़ा इंटेक कौन सा है, मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में 3 इंटेक है, फेब इंटेक, जुलाई इंटेक और नवंबर इंटेक। तो जब भी किसी को पूछ रहे कौन से कब जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या कौन से इंटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हर बार जवाब ये आता कि नेक्स्ट इंटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इंटेक, यहाँ तक कि आपका इंग्लिश टेस्ट तक क्लियर नहीं हुआ और आप नेक्स्ट इंटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ना आपके फंड्स रेडी हुए, ना आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी इनकम्प्लीट है। इतना तो छोड़ दो, 10 दिन बाकी है कॉलेज स्टार्ट होने के लिए और आप स्टिल नेक्स्ट इंटेक का वेट कर रहे हैं। तो 10 दिन में वीज़ा प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। तो ये गौर करने वाली बात है, 1 महीना पहले भी वीज़ा प्रोसेसिंग होना बहुत बॉर्डर पे आ जाते हैं आप। तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट इंटेक में ही अप्लाई करना। और ये रिगार्डलेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया कोई और कंट्री के लिए भी ट्राई कर रहे हैं या कोई और वीज़ा है जैसा परमानेंट रेसिडेंसीज है उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो आप एकदम डेस्परेशन में अर्जेंटली ट्राई करते हैं। तो ये वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और आराम से करने के प्रोसीजर्स है। आप डेस्परेशन के अंदर कई लोग फ्रॉड एजेंट्स के पास चले जाते या कोई स्कैम्स में फंस जाते और इसमें उल्टा उनका टाइम डिले होता और लॉस होता। और इन केस अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। थर्ड मेजर फैक्टर है नॉट हैविंग ए प्लान बी। प्लान बी नहीं है काफ़ी लोगों के पास और प्लान बी के बगैर इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, सोचो कि आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं या कनाडा अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी कंट्री अप्लाई कर रहे हैं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो या पीआर हो या विजिट वीज़ा हो, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आप क्या करेंगे?
तो देखने में ये आ रहा कि कई लोग वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के बाद फिर वही वीज़ा की फाइल रिजेक्शन पेपर्स लेके एजेंट बाय एजेंट फिरना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि ये यूएस वीज़ा नहीं है कि रिजेक्ट होते कि फिर से गए अप्लाई करें, रिजेक्ट होते कि गए फिर से अप्लाई करें, एक बार थप्पा लग के एलिजिबल हो गए। नहीं, कई कंट्रीज़ में आप रिजेक्शन के बाद बार बार डेस्परेटली अप्लाई करते गए तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बैक टू बैक वीज़ा रिजेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कुछ लोगों को 2 साल का बैन भी लगता, किसी को 6 महीने का बैन लगता। तो ये एक स्मार्ट मूव बिल्कुल नहीं है। तो प्लान बी आपके पास रहना ज़रूरी है। इन केस ये वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो मेरा प्लान ये है, मैं ये कर सकता हूँ, या वीज़ा रिफ्यूज़ होगा तो मैं जॉब टेक ओवर कर ले सकता हूँ यहाँ पे, या मैं कोई और कंट्री के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्ट हुआ तो कनाडा का रिजेक्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया का, या दोनों की जगह नहीं हुआ तो यूके के लिए, तो या जर्मनी के लिए। तो कई ऑप्शंस है आपके पास, तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस रखना। और या तो फिर कोई और कंट्री के लिए वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाह रहे तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंगली कुछ काम कर सकते हैं आप। वीज़ा प्रोसेसिंग लॉन्ग प्रोसीजर्स है, ये 2 महीने 4 महीने या साल 1.5 साल भी जाते हैं कुछ लोगों के। तो आप वो चलते रहे तो आप आपकी स्टडीज़ या आपका काम या वर्क या कहीं जॉब कर रहे तो वो कंटिन्यू रखते जाना और उस चीज़ पे फोकस नहीं करना, कंप्लीटली फोकस नहीं करना। डेस्परेशन में आप गलत मूव्स ले लेते और आप प्रॉब्लम में फंस जाते। तो हमेशा प्लान बी रहना। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो आपका जब वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है या आपके वीज़ा में प्रॉब्लम्स आते हैं तब आपका हार्ट ब्रेक होता और आप बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में आपका मूड ऑफ हो जाता और कई बार आप डिप्रेशन में चले जाते, स्ट्रेसफुल हो जाती लाइफ और हद से ज़्यादा परेशान होते, लाइफ आसपास की चीज़ें आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो कई बार हमेशा आपके पास प्लान बी होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है, आप प्रोसेस कर रहे हैं वीज़ा, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। एंड अगेन फाइनली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश टेस्ट। कई लोगों के पास इंग्लिश टेस्ट है ही नहीं, कई लोग इंग्लिश टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करे और जब भी पूछ रहे, कोई आके पूछ रहे क्या चल रहा तो बोल रहे कि भाई इंग्लिश वीज़ा प्रोसेसिंग चल रही। जब तक आपके हाथ में आपका इंग्लिश टेस्ट नहीं है, आपके डिग्री के सर्टिफिकेट्स नहीं है, आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग बिल्कुल नहीं चल रही। या साथ में आपके पास ऑफर लेटर भी होना। जिस दिन आपके हाथ में ऑफर लेटर आया उस दिन से आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। ऑफर लेटर आने के लिए आपके पास डिग्री के सर्टिफिकेट्स और इंग्लिश टेस्ट का रिजल्ट रहना, एलिजिबल हुए जैसा रिजल्ट रहना, 6 बैंड्स होना आपके पास इंडिविजुअल, आईएल्स रहो या पीटी में 50 इंडिविजुअल, आईएल्स में 6 इंडिविजुअल, ओवरऑल 6 बैंड्स, 6.5 बैंड्स। तो जब तक आपके पास इंग्लिश टेस्ट का रिजल्ट नहीं है, आपकी सोच गलत है कि आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग चली। जब तक आपके हाथ में टेस्ट आया, जिस दिन आपका टेस्ट आया हाथ में और जिस दिन वो टेस्ट के रिजल्ट से ऑफर लेटर में उस दिन से आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। उससे पहले आप सिर्फ वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आईएल्स का टेस्ट या पीटी का टेस्ट भी एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है जो आप वीज़ा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जिस दिन आपके हाथ में रिजल्ट आया उस दिन से आप बोल सकते हैं कि आपके पास है। और कई लोग वीज़ा प्रोसेसिंग इंग्लिश टेस्ट क्लियर ही नहीं कर सकते। कई लोग 2 साल 3 साल 4 साल लगा दे रहे हैं इंग्लिश टेस्ट के लिए। बेस्ट टाइम है इंग्लिश टेस्ट क्लियर करने का। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन के आपके फाइनल ईयर में आप डिग्री या इंजीनियरिंग जो भी चल रहा है उसके फाइनल ईयर में आप इंग्लिश टेस्ट क्लियर करना। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद इंग्लिश आईएल्स क्लियर करना चाह रहे इंटरमीडिएट के बाद बैचलर्स पे जाना चाह रहे कोई कंट्री को, तो बेस्ट टाइम है इंग्लिश टेस्ट क्लियर करने का। सेकेंड ईयर में आपके इंटरमीडिएट के या 12th के ईयर में आप इंग्लिश टेस्ट क्लियर करना, और ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप टेस्ट आपके स्टडीज़ ख़त्म होने के बाद अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप डेस्परेशन लेवल ज़्यादा हो जाता है कि 6 महीने हो गए एग्ज़ाम इंटरमीडिएट हो गए या डिग्री हो गए, साल भर हो गया इंटर हो गए डिग्री हो गए, तो आप अटेम्प्ट ज़्यादा मारते गए वैसा आपकी डिग्री और उसमें गैप आ जाता और गैप जस्टिफाई करना पड़ता। तो बेस्ट टाइम है आपकी डिग्री के या इंटर के फाइनल एग्जाम्स फाइनल ईयर में करना, और उसमें आप 2 या 3 या 4 अटेम्प्ट्स भी अगर मारें तो आप परस्यूइंग है स्टडीज़, और आप अगर 1 साल की भी लेके अगर 4 या 5 अटेम्प्ट मार के क्लियर करें, जैसा आपके एग्जाम्स में रिजल्ट आया हाथ में आईएल्स पीटी का रिजल्ट रहता, अप्लाई करें ऑफर लेटर के लिए और वीज़ा के लिए लॉन्च कर दिए, तो ये बहुत स्मूथ हो जाता प्रोसेस और टाइम सेविंग रहता। कई चीज़ें पैरेलली चलना चाहिए, तो ये बेस्ट तरीका है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल फॉर
today. Do subscribe my YouTube channel Vehlan. Check out my other videos as well on my YouTube page and in the playlist section. ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए Facebook और WhatsApp पे. आज के लिए बस इतना ही. See you next time.